हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के मैथ्स में चैप्टर 3 के मैट्रिक्स देखा जा रहा है और इसमें हम पार्ट 3 देखेंगे। 2 पार्ट हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं, आगे हम उसी से आगे देखेंगे। ठीक, तो आपको वर्ग आव्यूह बताया गया था। वर्ग आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर उसके बाद आपको विकर्ण आव्यूह बताया गया था कि विकर्ण आव्यूह जो है एक वर्ग आव्यूह ही है। होता क्या है कि उसके मुख्य विकर्ण के केवल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स अथवा यूनिट मैट्रिक्स, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। ठीक, ये क्या होगा? तो पहले आप ध्यान रखिए, ये एक प्रकार के वर्ग आव्यूह होता है। जैसे वर्ग आव्यूह का मतलब क्या कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इसमें बराबर होगी। या तो 1 क्रॉस 1 का होगा, 2 का होगा, 2 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का होगा, 4 क्रॉस 4 का होगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज देखिए, ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट इन मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण का 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब तत्समक आव्यूह में क्या होगा? डायगोनल का यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, यानी जो बाकी बचे हुए एलिमेंट वो जीरो होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे उसको? तब हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, तत्समक आव्यूह कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और इसको पहले बात स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर होने के लिए रो और कॉलम इसके बराबर होंगे, तो मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 0 0 1। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर है क्या? देखिए, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल होता है। ठीक, तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो केवल 2 है। आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। ठीक, तो आपको बताया गया था 3 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 है और बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0 के बराबर है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं, एक और मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 4 क्रॉस 4 की। ठीक, तो ये पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 0 0 0, फिर उसके बाद 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 0 1। ये देखिए, अब ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है यानी मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण यही है। ठीक, डायगोनल के एलिमेंट यही है। तो ये सभी अगर 1 के बराबर है और बाकी सारे जो हैं वो 0 के बराबर है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, केवल आप ऐसे एक लिख दीजिए। ठीक, ऐसे केवल एक लिख दीजिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है। ठीक, ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको मेन डायगोनल देखना है। ठीक, मेन डायगोनल ये वाले 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब देखिए, अब आपको बताया गया था जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये है A11। ये क्या है? A12, क्योंकि पहले रो दूसरे कॉलम में पड़ रहा है। ये क्या है? A13। ये क्या है? A14। ये क्या है? ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम में पड़ रहा है। ए कितना है? A32। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे देखिए कि अगर मान लेते हैं कि अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर n है। ठीक, अगर n ऑर्डर की
कोई मान लेते हैं अगर n ऑर्डर की मान लेते हैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, n ऑर्डर की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को in से प्रदर्शित करते हैं, in से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रदर्शित करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, जैसे ये स्क्वायर है तो 2 क्रॉस 2 ना है कि केवल स्क्वायर के लिए 2 ऑर्डर में कह सकते हैं। यहाँ 3 क्रॉस 3 का है तो हम इसको 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर ना कह के 3 ऑर्डर पे कह सकते हैं, ये 4 ऑर्डर का कह सकते हैं, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को in से प्रदर्शित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा I1, ठीक, चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, इसको हम लिख सकते हैं I2, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 है, ठीक। अब ऐसे मान लेते हैं इसको हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो हम कहेंगे कि I3 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इतना हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे मान लेते हैं, आगे हम बात करते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे I4 बराबर, ठीक, इसका मतलब 4th ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, इसका मतलब ये है कि 4th ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। यहाँ तक ये हो गया। अब इसके आगे हम थोड़ा बात और करते हैं, देखिए कि जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, ठीक, A और उसका हम एक निश्चित एलिमेंट मानते हैं, निश्चित एलिमेंट हम मान लेते हैं ith रो और jth कॉलम का हमने एक एलिमेंट मान लिया, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, aij की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, कब, जब i इक्वल टू होगा j, ठीक, और aij की वैल्यू होगी 0 जब i नॉट इक्वल टू j, ठीक, ये इतना, ये समझिए, ठीक। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि i बराबर j, जब ये दोनों समान होंगे, ठीक, ये दोनों जब समान होंगे, जैसे आप i बराबर 1 मान लीजिए तो j बराबर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे जब आप a और यहाँ पर 1 रखेंगे यानी a11 तो आपको 1 मिलेगा। जब i बराबर j के अगर आपने i2 लिया तो आपको j2 मिलेगा, तो a22 कितना आएगा 1 आएगा। अगर i आपने 3 लिया तो j भी आपको 3 मिलेगा, तो a33 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। ऐसे अगर आपने i नॉट इक्वल टू j, अगर i बराबर 1 लिया आपने और j बराबर 2 तो a12 कितना होगा 0। अगर i बराबर 2 और j बराबर 1 लिया गया तो a21 कितना होगा 0। तो आप समझ गए होंगे ये क्या था, ये a11, देखिए a के नीचे जो है 1 1 दोनों बराबर हैं, a22 दोनों बराबर हैं, तो जब i और j बराबर लेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक। a33 बराबर है, a44 बराबर है, तो ये सब 1 रहेंगे। यहाँ क्या है, कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये 0 होगा। ये कौन सा एलिमेंट है, पहला रो चौथा कॉलम, तो ये भी क्या होगा 0 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट अगर शून्य हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। अब आगे हम बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देख लिया, आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। पहला खासियत कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, इसमें भी रो और कॉलम बराबर होगा। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा इसका खासियत ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर से। तीसरा खासियत इसका क्या है
रेस्ट एलिमेंट 0, इसका मतलब ठीक। तो पहला चीज स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह है क्या, तो ऐसा आव्यूह ठीक जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान होंगे ठीक, उसमें निश्चित था एक ही होगा, लेकिन इसमें कहा जाएगा समान होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं ठीक, अदिश आव्यूह। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए, जैसे मान लेते हैं ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं ये देखिए डायगोनल वाला एलिमेंट, डायगोनल कौन सा है यही, और 2 क्रॉस 2 का 2 एलिमेंट बना रहे हैं, तो -1 ठीक, -1 0 फिर उसके बाद 0 फिर -1। देखिए डायगोनल के एलिमेंट क्या है बताइए, इसमें -1 क्या सेम है, तो हाँ आंसर है हाँ ये सेम है, और बाकी क्या 0 है, हाँ बाकी 0 है, तो ये है हमारा स्केलर मैट्रिक्स ठीक, अदिश आव्यूह है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए कि डायगोनल वाला सेम होना चाहिए, मान लेते हैं ये डायगोनल ऐसे बनता है, अब 3 क्रॉस 3 के देख रहे हैं, तो यहाँ मान लेते हैं √3 फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ पे 0 √3 फिर 0 0 0 √3। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ठीक, 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है ठीक, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है ठीक, 3 क्रॉस 3। तो बताइए क्या डायगोनल के एलिमेंट इसमें सेम है, तो आंसर है हाँ सेम है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रो और कॉलम बराबर है, आंसर है हाँ बराबर है। क्या इस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 है, तो आंसर है हाँ 0 है। तो ये क्या हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया ठीक, स्केलर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आगे देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। स्केलर मतलब अदिश, अदिश का मतलब कोई संख्या कुछ भी हो सकता है, अल्फा 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 बीटा 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 कुछ भी हो सकता है ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि संख्याएं ही आए, यहाँ निश्चित ही आए, 5 5 5 10 10 10 कुछ भी आ सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसमें कोई डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वहां हमेशा एक ही आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर कुछ भी आ सकता है तो इसका मतलब एक भी आ सकता है, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कुछ और नहीं, वो स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है। ध्यान से समझिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 1 1 आता है और स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी में तो 1 आ गया ना, इसका मतलब प्रत्येक तत्समक आव्यूह, प्रत्येक तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होता है ठीक, अदिश आव्यूह होता है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा एक बार फिर से सोचिए कि अगर कुछ भी आ सकता है तो क्या 0 भी आ सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ 0 0 0 अगर आप ऐसे रख देंगे तो कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, शून्य मैट्रिक्स, 0 आव्यूह। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा शून्य आव्यूह जो वर्ग आव्यूह हो वो क्या होगा, अदिश आव्यूह होगा, क्योंकि प्रत्येक 0 मैट्रिक्स जो है शून्य आव्यूह, कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, वो स्क्वायर नहीं भी हो सकता है ठीक, समझ रहे हैं आप ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज अब आगे हम बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में आगे क्या बता सकते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखा, अब इसका हम थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक ढंग से नोटेशन देखते हैं, ये किताबों में किस तरीके से लिखा रहता है। देखिए अगर हमने माना ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक फिक्स एलिमेंट हम मान रहे हैं, ith रो वाला और jth कॉलम वाला एलिमेंट और जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ऐसे मान लेते हैं ठीक। तो यहाँ पे इस aij की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से aij की जो वैल्यू होगी ठीक, aij की वैल्यू जो होगी वो आएगी अल्फा या के मान लीजिए ठीक, के कब, जब i इक्वल टू होगा j ठीक, जब i इक्वल टू होगा j, aij की वैल्यू आएगी 0 कब, जब i नॉट इक्वल टू होगा j ठीक, i नॉट इक्वल टू होगा j ठीक। देखिए ध्यान से k यहाँ पर कोई कांस्टेंट, अब ध्यान से सोचिए अगर आपने यहाँ 1 और यहाँ 1 रखा तो a11 कितना आएगा कांस्टेंट,
यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो A22 क्या आएगा, कांस्टेंट। यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो A33 क्या आएगा, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट 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 मिल गया ना। अब यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 1 और 2 तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या मिलेगा, 0। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो A13 हो जाएगा, 1 और 3 भी तो नहीं बराबर है ना, तो ये क्या मिलेगा, 0। तो A13 कहाँ है, देखिए A13 पहला रो तीसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट क्या है, 0। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, ये क्या है, देखिए ये अगर हम बात करें इसको कैसे नोटेशन हम दिखा सकते हैं, ये है A11, ये था हमारा A12, ये था A13, ये था A21, ये था A22, A23, ये था A31, ये था A32, A33। बताइए किसमें I और J बराबर है, तो आंसर है डायगोनल वाले में बराबर है। ठीक, तो यही तीनों देखिए यहाँ I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J, इन तीनों में क्या बराबर है, नहीं। इन तीनों में क्या बराबर है, नहीं। तो ऊपर वाले सारे 0, नीचे वाले सारे 0, और ये सेम होगा। ठीक, सेम होगा। तो ये था स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ठीक, ये था अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए इसीलिए क्या एक बार हम तीनों चारों मैट्रिक्स को एक साथ देख लेते हैं। ये तीनों चारों मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, एक साथ देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के बाद हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमने क्या पढ़ा, डायगोनल स्क्वायर हो गया, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया गया था, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों और संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, फिर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया गया था, डायगोनल मैट्रिक्स में ये बताया गया था कि केवल डायगोनल वाले एलिमेंट ही रहेंगे, और डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, और उसके ऊपर शून्य रहेंगे और नीचे भी सारे एलिमेंट शून्य रहेंगे। तो 1 0 0, फिर यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, इसको 0 कर दीजिए, फिर 0 0, इसको 9 कर दीजिए। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बताया गया कि ये सारे एलिमेंट एक होंगे। ठीक, सारे एलिमेंट एक होंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है एक हो, कोई भी अचर संख्या हो सकती है, 2 2 2 10 10 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं 8 हो गया, 8 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 8, ये इस तरीके से। ठीक, तो तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, मतलब तीनों में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखिए क्या, अब यहाँ पे हमने ये देखा डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स, ये सभी हम चीज देख चुके हैं। अब बताइए क्या यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए क्या स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो आप बता दीजिएगा हाँ होता है। ठीक, तो हम देख चुके हैं इसको, सभी टाइप के मैट्रिक्स को। अब हम आगे बात करते हैं, आगे का जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, उसको देखिए हम क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह।
त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, तो त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में वर्ग आव्यूह में, ठीक, यदि किसी वर्ग आव्यूह में डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं या तो नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को, उस आव्यूह को हम त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक, त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो चीज होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ये चीज। अब देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मतलब देखते हैं। ठीक, पहला चीज इसमें हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, 3x3 ऑर्डर के हम क्या करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे 1 2 3, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 6 लिख देते हैं। देखिए, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब क्या होगा, तो आपको पता है ये क्या है, ये जो है मेन डायगोनल है। ठीक, ये मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है। तो इसमें होगा क्या, आप बता दीजिएगा, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हैं, ठीक, नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट शून्य होंगे। ठीक, यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ये चीज। अब इसमें एक और परिभाषा किताबों में लिखा रहता है। ठीक, देखिए ये कौन सा एलिमेंट बताइए, ये दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, यानी A21 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए क्या दो 1 से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका ith रो और jth कॉलम वाला स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एलिमेंट बताएं, तो कुछ किताबों में ये लिखा रहता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन कि aij इक्वल टू होगा 0। ठीक, aij इक्वल टू आएगा 0। ठीक, aij इक्वल टू आएगा 0 कब, जब i इज ग्रेटर देन g, जब i इज ग्रेटर देन g। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे, इसका मतलब बस केवल समझ लीजिए। ठीक, अगर i बराबर आपने 2 लिया और j बराबर 1, क्योंकि i j से बड़ा है, i बराबर 2 j बराबर 1, A21 कितना होगा, 0। अगर i बराबर 3 लिया गया और j बराबर 2 लिया गया तो A32 मिलेगा, A32 बराबर कितना, 0। तो देखिए A32 ही है। ठीक, ये इतना हो गया, तो इसके लिए ये कंडीशन चलता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या होगा, इसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, तो चलिए ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह देख चुके हैं, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे। ठीक, जैसे देखिए 1
5, यहाँ पे डायगोनल बना दिया गया। अब इसके ऊपर वाला ये 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक। ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, 2 3 4 कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखा रहता है बताइए, ये क्या है, ये पहला रो है और तीसरा कॉलम है, ठीक। पहला रो तीसरा कॉलम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A13 है। अब इसमें क्या 1 छोटा है 3 से, इसका मतलब I छोटा है J से, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि इसमें Aij की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होगी, कब, जब I जो होगा लेस देन होगा J, ठीक। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, तो आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर अथवा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n माइनस 1/2, ठीक। ये इतना कि अगर आपको लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, कितने एलिमेंट कम से कम 0 हो सकते हैं, ठीक। तो n क्या है, n इज ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी n जो है वो मैट्रिक्स का क्या है, कोटि है, ठीक। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यही वाला देखिए, यही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर इसका है, ठीक। तो चलिए n की जगह 3 रख के देखते हैं, 3 हो जाएगा 3, ठीक 3, और यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 और बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना है 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये तो कम से कम 3 होना चाहिए, नीचे भी 0, ऊपर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज, अब इसमें आप एक चीज ध्यान से सोचिए, क्या नल मैट्रिक्स अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है, ठीक। जैसे ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि नल मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लें जो कि नल मैट्रिक्स हो, तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है हमारा, ये डायगोनल है, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है। तो देखिए अगर हम इसको ना ध्यान में रखें, नीचे वाला भूल जाए, तो डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उल्टा नाम है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में अगर डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा कि नल मैट्रिक्स जो होती है वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों हो सकती है। और एक और एग्जांपल आप बता सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे मान लेते हैं 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम कहें कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 हैं तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम ये कहें कि डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स जो होता है, ये नल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। तो ये हो गया मैट्रिक्स में। फिर आगे हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आयताकार आव्यूह। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा ऐसा आव्यूह जो वर्ग आव्यूह नहीं होता है। ठीक, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर ना हो। ठीक, ऐसा मैट्रिक्स जो वर्ग आव्यूह ना हो, मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के कितने प्रकार होंगे। ठीक, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप में होता है। पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या है, स्तंभ आव्यूह। ठीक, तो ये दो आव्यूह आपको पढ़ाया जा चुका है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे किसे, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, अर्थात जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स खत्म, जो इंट्रोडक्शन था आपके पहले एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक, पहला चीज देखिए, टू मैट्रिक्स, यहां पे मान लेते हैं दो मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल। ठीक, दो मैट्रिक्स बराबर कब कहलाएंगे ये हमें देखना है। ठीक, तो दो मैट्रिक्स बराबर तब कहलाते हैं जब वो दो प्रतिबंध को फॉलो करें। ठीक, पहला क्या होना चाहिए, पहला उन दोनों मैट्रिक्स के कोटि बराबर होना चाहिए। ठीक, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक, उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहला क्या है, कि पहला दोनों आव्यूहों का कोटि बराबर हो। ठीक, दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होनी चाहिए, दोनों आव्यूहों की कोटि या कोटियां जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। ठीक, ऑर्डर जो है बराबर होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, संगत, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन है इसमें दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक, उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक, ये चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देखिए 2 3 4 6, ये बराबर है किसके, 2 3 4 6। यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद देखिए ये 2 इस 2 के बराबर है, ये 3 ये इस 3 के बराबर है, ये 4 इस 4 के बराबर है, ये 6 इस 6 के बराबर है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगर एक एग्जांपल आपसे दें 2 3 4 6, और ये देखिए 2 3 4 6 मान लेते हैं ये है, तो बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, दो रोव हैं और दो कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो हैं और एक कॉलम है, तो 4 क्रॉस 1। बताइए क्या 2 क्रॉस 2 जो है वो 4 क्रॉस 1 के बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक, तो जब ये नहीं बराबर है तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर नहीं होंगे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
फिर आगे हम बात करते हैं कि एक आध हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे आप बराबर वाले मैट्रिक्स के लिए। क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसमें, या फिर क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। ठीक।